हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटी। पॉलिटी में हम शुरू कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री आज की क्लास में थोड़ी सी होगी क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस कहाँ से आई और जो भी प्रोविजंस हमने लिए उनका बैकग्राउंड क्या है, तो वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी ऑल नो कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट को बना था, 26 जनवरी 1950 को हमने उसको एनैक्ट किया था और फुल फ्लेजेड रूप से अडॉप्ट किया था। ठीक है, लेट मी गिव यू माय बैकग्राउंड, टेल यू अबाउट मी। आई एम शिवानी भार्गव, हैव क्वालिफाइड रिटन एग्जाम CDS एंड AFCAT मल्टीपल टाइम्स। यस, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले लेट्स सी द टाइमलाइन। टाइमलाइन ये बहुत मोटी मोटी टाइमलाइन है, बहुत दूर काफी गैप वाली है। ठीक है, तो 1600 में सबसे पहले क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। उसके पहले क्या चल रहा है, उसके पहले मुगल्स चल रहे हैं, है ना, और दिल्ली सल्तनत हुई, फिर उसके पहले और कुछ चल रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। फिर आफ्टर दैट जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो 1600 से होती है, जब ये कंपनी के जो ऑफिशियल हैं वो पहली बार इंडिया आते हैं, यहाँ ट्रेड करने की परमिशन लेते हैं और पहला चार्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ वन पास करती हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है इनकी। फिर ये धीरे धीरे अपना यहाँ पर जमाने की कोशिश करते हैं, फोर्ट्स बनाते हैं, मिलिट्री लेकर आते हैं, ट्रेड एक्सपैंड करते हैं और धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। तो अराउंड 1765 तक काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है और ये लोग जो बंगाल के नवाब्स वगैरह हैं उनके साथ भी मिलकर अब पॉलिटिकल एरिया में घुसने की कोशिश कर रही है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में ये सिर्फ ट्रेड कर रहे थे और अब कहाँ जा रहे हैं, अब ये लोग पॉलिटिकल इश्यूज में घुस रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ी छोटी सी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बैटल ऑफ बक्सर होती है और उसके पहले बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो मतलब क्या होता है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्लस जो हमारे नवाब्स ऑफ बंगाल वगैरह हैं वो लोग चाहते हैं कि ये जो लड़ाई वगैरह है वो ना हो। मतलब वो लोग क्या चाहते हैं कि ये जो लड़ाई वगैरह है वो क्यों हो रही है, क्योंकि नवाब्स चाह रहे हैं कि ब्रिटिश ज्यादा इंटरफेयर ना करें और ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि अब वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, है ना। एक प्रॉपर उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है। तो उस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर वगैरह होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है जिसमें दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए। वो किसको मिल जाते हैं, वो ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 100 साल बाद हो जाता है, मतलब 1857-58 के टाइम पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगती है इंडियन की साइड से, है ना। सिपॉय म्यूटनी होती है जिसमें मंगल पांडे जो होते हैं वो सबसे पहले इसको रिवोल्ट को शुरू करते हैं, है ना। उसके बाद बहुत अलग अलग जगह से, क्वीन ऑफ झांसी और दिल्ली से, अवध से, हर हर जगह से लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, पर आज हम पॉलिटिकल एंगल से बैकग्राउंड देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देखते हैं। फिर इसके बाद फिर अराउंड 1934 के टाइम पे MN रॉय जो हैं, उस टाइम के जो पढ़े लिखे इंडियन आदमी, वो क्या सोचते हैं कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और ये सोचा इन्होंने 1934 में और इसको बनते बनते कितना टाइम हो गया, 1946 में ये बनना शुरू हुआ। ठीक है, काम चालू हुआ 1996 में और इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है कब, 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन इनको लग जाते हैं। 1947 में हमको आज़ादी मिल जाती है, पर हमको कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं मिला क्योंकि उस पर काम चल रहा है। बहुत ही वास्ट डिसीजन वो और वास्ट टास्क था ये, जिसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर 1949 में क्या होता है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को। कब? 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फुल्ली इनैक्ट नहीं किया क्योंकि हमने हमारे लिए एक स्पेशल जो डेट थी 26 जनवरी 1950 उसको रिजर्व करके रखा था। तो फाइनली हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है 1950 में, आज़ादी मिल जाती है 1947 में और ब्रिटिशर्स कब आए थे, 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है,
इतना टाइम लगभग हमको लग जाता है वापस अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए। इसके बीच में बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारे और भी प्रोविजंस होते हैं, और जो भी यहाँ इस दौरान पॉलिटिकल एंगल था, है ना, जो भी एक्ट्स वगैरह आए, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने पास किए या बाकी जो कुछ भी चीजें हैं, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है कि कंपनी का जब रूल होना शुरू हुआ ना, शुरू में तो वो ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना, सिर्फ ट्रेड कर रही थी। पर जब वो पॉलिटिकल में आ गई, पॉलिटिकल एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना अड्डा जमाना शुरू किया। तो कंपनी जब भी रूल कर रही थी तो उसने कुछ कुछ लॉज बनाने शुरू किए, है ना। वो लॉज जब तक कंपनी थी 1773 में पहला लॉ लेकर आए वो लोग, और कहाँ तक गया ये, चार्टर एक्ट 1853 तक गया। ये नाम है, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। हर 20 साल में उसको रिन्यू करते थे, हर 20 साल में उसको रिन्यू कौन करती थी, क्वीन एलिजाबेथ, या बोल दो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको रिन्यू करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1853 के बाद हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी जो है वो सही से काम करने की हालत में नहीं है, और हमको जो पावर है वो अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक जो इंडिया है वो कॉलोनी बन चुका होता है, किसकी, ब्रिटिशर्स की, है ना। तो इसलिए क्राउन सोचती है, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली, कि अब हमारी बारी है रूल करने की, कंपनी को जो राइट्स हैं वो सब ले लेते हैं। तो फिर कंपनी के जो भी राइट्स हैं वो डायरेक्ट किसके पास चले जाते हैं, ब्रिटिश क्राउन के पास। और फिर एक्ट्स आते हैं, थोड़े से इंडियंस के ऑन बिहाफ में भी होते हैं, और कुछ ज्यादा फायदा वो लोग अपना सोच रहे होते हैं। कौन कौन से एक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये फाइनल था, एंड इसके बाद हमको क्या मिल गई थी, आजादी, ठीक है। समझे, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद ये शुरू से एक एक करके पढ़ लेते हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो जानने वाली हैं। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी घुस रही थी, तो इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने के लिए इस एक्ट को लाया। इसकी वजह से एक जो चीज क्या हो रही थी कि जब कंपनी का बहुत ज्यादा रूल हो गया ना, तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना। जो भी ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे, कंपनी को कम प्रॉफिट शो करते थे, अपनी पॉकेट में ज्यादा रखते थे, है ना, और भी कई सारी चीजें थी। तो जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था, या ये बोल लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। तो ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को सेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने पहला एक्ट निकाला जो है पॉलिटिकली, वो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये किसके लिए, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए इंडिया में। किस लिए, ताकि प्राइवेट ट्रेड ना कर सके, और जो कंपनी का जो हेड है वो हर 5 साल में चेंज हो जाए, और री इलेक्शन उसको ना मिले, ताकि वो जो है अपनी सुप्रीमेसी इंडिया में शो ना कर सके, और किसी भी प्रकार के करप्शन में इन्वॉल्व ना हो सके। और जो मेंबर्स हैं वो 1/4 मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल हैव टू रिटायर एवरी ईयर। तो ये कुछ कंपनी के लिए रूल्स आए थे। अगेन कंपनी के पास पावर्स तो है ही, पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर थोड़ा सा ढंग से दे दिया था। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कुछ कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्या है कि इट चेंज द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। शुरू में जो बंगाल है वहां के जो कंपनी के जो हेड हैं उनको क्या बोलते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना। अब ये टैक्स वगैरह भी कलेक्ट कर रहे हैं, मिलिट्री वगैरह का भी हेड हैं, सब कुछ है, तो इनके पास काफी ज्यादा पावर्स होती हैं। इसको ये चेंज कर देते हैं किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और शुरू में कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उसको चेंज करके इन्होंने बनाया, किसके थ्रू बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। अब यहां पर इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है, जनरल बना दिया। और इस जनरल के अंदर 4 लोगों की एक कमेटी रखी, जो कमेटी क्या करेगी, इनको असिस्ट करेगी, इनको बताएगी कि
आप अकेले ही डिसीजन मत लीजिए, हम लोग थोड़ा मेजोरिटी में डिसीजन देकर और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। टू कंट्रोल द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल, इन्होंने क्या किया, एक 4 मेंबर कमेटी बनाई। वो क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो इनको असिस्ट करेगी। पहली बार क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, और अब ये लोग इंडियन अफेयर्स में डायरेक्टली घुस सकते हैं। और उस टाइम पे हमको पता है कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, है ना। तो बंगाल के गवर्नर को आपने गवर्नर जनरल बना दिया, और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल का, क्योंकि जो जनरल है उसी के अंडर में आप सबको लाओगे ना। तो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू हिम। ये वॉरेन हेस्टिंग्स भैया को क्या दे दी, सुप्रीम पावर। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनाया इन्होंने, कि जो भी लॉज वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी क्राइम है, कुछ भी एक्ट वगैरह है ना, तो उसके लिए एक जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ 1774 में। और ये तीनों प्रेसिडेंसीज को कवर करेगा, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे। फाइन, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। तो ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट कब बना था, कैलकाटा में पहली बार 1774 में थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इतनी बात हो गई। अब इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे। डिफेक्ट्स क्या थे, गवर्नर जनरल को पावर आपने बहुत कम दी है ना, सारे डिसीजन मेजोरिटी पर हैं। क्लियर रूल्स ही नहीं दिए आपने कि बॉम्बे को क्या पावर्स हैं, मद्रास को क्या पावर्स हैं, है ना। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दी और सुप्रीम कोर्ट बना दी, ये भी नहीं बताया कि सुप्रीम कौन होगा और इनके एरियाज ऑफ वर्क क्या है। फिर जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी है, जो भी सर्वेंट्स हैं, उनको इनके अंदर भी काम करना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो वो किसकी माने भाई, कौन है अथॉरिटी वाला। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको भी आपने लिमिटेड पावर्स दी हैं। तो देयर वर सम डिफेक्ट्स हियर, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नया लॉ लेकर आते हैं, अमेंडिंग एक्ट 1781। यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781। इसने क्या किया, रोल और फंक्शंस को डिफाइन किया, किसके, सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के। ठीक है, इसके जो डिफेक्ट्स थे उनको टैकल करने के लिए ये चीज हुई। यहाँ पर एक टचेड कमेटी बनती है जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर डिस्टिंग्विश करते हैं वो रूल्स को, है ना, रूल्स वगैरह डिफाइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स देते हैं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल की भी पावर्स देते हैं। इसके फैक्टर्स क्या थे, क्यों आए ये, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन लोगों का नवाब भी कर रहे थे, कंपनी भी कर रहे थे। कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही थी, लॉसेस वगैरह कुछ कुछ हो रहे थे, तो कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड लोन ले लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक, ये बड़ी बात है, फाइनेंशियल क्राइसिस था कंपनी का। उस टाइम पर बंगाल फेमीन भी आ रखी थी, तो वो भी एक बड़ा इशू था। फिर नो सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी, कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, बॉम्बे मद्रास अलग घूम रहे हैं और बंगाल को अलग ही आपने गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। ये फैक्टर्स हैं, फेमीन आ रखी थी और ट्रेडिंग पावर्स का अब्यूज कर रहे थे, तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पे बस याद रखना कि ये अमेंडमेंट था और इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर्स को डिफाइन कर दिया। फिर अपने पास आता है नेक्स्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, जहां पर भी पिट आता है वहां पे नाम याद रख लो, स्प्लिट। पिट्स इंडिया एक्ट मतलब स्प्लिट, ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। इसका एम क्या होता है कि जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, अब ये भी शॉर्टकमिंग्स की बात करें कि एक बार इन्होंने एक्ट तो बना दिया, पर भाई बहुत गलत एक्ट बनाए हैं, उसमें कई सारी त्रुटियां निकल रही हैं, तो उनको चेंज करने के लिए अगेन ये एक अमेंडिंग एक्ट टाइप का ही था। इसका नाम किसके थ्रू आता है, विलियम पिट द यंगर के अंडर, इसका मतलब उनकी वजह से ये नाम आता है, और वो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। शुरू में कंपनी जब आई थी, पहले उंगली पकड़ी थी तो कमर्शियल थी, फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा, पॉलिटिकल फंक्शंस में आने लगे। और शुरू में उनके जो भी पावर्स थे वो सब मिक्सअप हो रखे थे। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता क्या करना है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को नहीं पता क्या करना है,
मद्रास और बॉम्बे को नहीं पता चल रहा है कि कितनी पावर उनके पास है कितनी नहीं है। तो ये सारे कुछ इश्यूज आ रहे थे क्योंकि वो दो काम कर रहे हैं, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल, दो एरियाज में घुस रहे हैं। तो थ्रू पिट्स एक्ट उन्होंने स्प्लिट कर दी पावर्स को, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए, कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए। फाइन। उसके बाद एक डबल गवर्नमेंट बनती है ना। ये सब अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए कंज्यूमर अफेयर्स या कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बिजनेस में डायरेक्टर्स होते हैं ना, कौन इस बिजनेस का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर वाले कौन हो गए, कमर्शियल अफेयर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कौन करेगा, पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री रेवेन्यूज वगैरह पे, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया आपका पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया कमर्शियल अफेयर्स के लिए। फिर अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई, और कंपनी का जो टेरिटरीज थी उनको पहली बार क्या बोला जाने लगा, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पहली बार उनको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला जाने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ गलतियां आती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 को लेकर आते हैं। अब यहाँ पे और ज्यादा वो पावर्स को क्लैरिफाई करेंगे, है ना, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास तो पावर ही नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, टू बूस्ट द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल हैंडलिंग सिचुएशंस, इन्होंने बोला कि अगर मान लो डेडलॉक हो जाए किसके बीच में, जो काउंसिल है उनको असिस्ट करने के लिए उनके बीच में, प्लस गवर्नर जनरल के बीच में, तो किसको भाई ज्यादा पावर मिलेगी, किसकी बात सुनी जाएगी। तो उस केस में आप किसको पावर दे दोगे, टू गवर्नर जनरल टू ओवरराइड द काउंसिल, गवर्नर जनरल की बात सुनी जाएगी भाई। लेकिन बोथ द पार्टीज हैव टू गिव रिटन स्टेटमेंट, क्यों उन्होंने ऐसा एक्शन लिया या ऐसा डिसीजन लिया। तो जब भी डेडलॉक होगी गवर्नर जनरल की बात सुनी जाएगी और रिटन स्टेटमेंट दोनों को देना पड़ेगा। थ्रू दिस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 क्या क्या मर्ज हो गया, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रोल्स को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो द कमांडर ऑफ चीफ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस एक्ट के दौरान अपॉइंट हुए थे, ठीक है। फिर पहले किंग अप्रूव करते थे किसको गवर्नर जनरल बनाना है, अब इसकी जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि किसको हमको क्या बनाना है। तो अब किंग का उतना ज्यादा रोल नहीं रह गया। नेक्स्ट कम्स चार्टर एक्ट। यहां से शुरू होते हैं चार्टर एक्ट, जो हर 20 साल में रिन्यू करती है कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं, 1793 का। हर चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं, याद रखना। एंड वॉज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच द कंपनी चार्टर वॉज रिन्यूड। इसमें क्या हुआ, कंपनीज रूल ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, कि मतलब इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं जिसको हमने नहीं दी, उनको ना रजिस्ट्री करवाई है ना बेची है अपनी जमीन, पर उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप ही इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम यहाँ रूल कर रहे हैं और हमारे बिहाफ में कंपनी रूल करेगी भैया, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली कर ली कि यहाँ पे ट्रेड जो है वो सिर्फ कंपनी कर सकती है, और कंपनी का डिविडेंड बढ़ा दिया 10%, ठीक है। कंपनी को पॉलिटिकल फंक्शंस दे दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आप ट्रेड भी करो, फायदा भी लो और पॉलिटिकल फंक्शन भी करो, क्योंकि हमारी टेरिटरी है, वो तो है ही नहीं, मतलब इंडिया अलग से है ही नहीं, वो तो हमारी पोजीशन है। तो इस तरीके की चीजें हुई। गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर मिल गई, हर रूल में गवर्नर जनरल को मोर पावर, ठीक है, मोर पावर टू गवर्नर जनरल। अथॉरिटी ओवर मद्रास एंड बॉम्बे मिल गई, वो तो पहले से भी थी। ही कुड अपॉइंट अ वाइस प्रेसिडेंट अमंग द सिविलियन मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल इन हिज एब्सेंस, और वो किसी को भी एक वाइस प्रेसिडेंट बनाकर अपनी एब्सेंसी में जा सकते हैं। देखो आज भी यही होता है ना कि अगर हमारे प्रेसिडेंट इंडिया से बाहर जाते हैं तो टेम्पररी पीरियड के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। तो ये वाले प्रोविजन कुछ हम यहीं से सीख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोर्ड ऑफ काउंसिल चेंज्ड अ प्रेसिडेंट एंड 2 जूनियर मेंबर्स। बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसमें क्या हो गया, एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 जूनियर मेंबर्स होंगे। सैलरी कहाँ से आएगी, कंपनी देगी इन लोगों को, और 5 लाख हर साल रेवेन्यू कंपनी किसको देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, 5 लाख पर ईयर। और 1 मिलियन पाउंड का तो लोन भी तो लेकर बैठी है, 1 मिलियन पाउंड का
लोन है, ठीक है। सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स को मना कर दिया कि आप बिना परमिशन के इंडिया नहीं छोड़ सकते, क्या पता आपने घोटाला कर दिया हो। तो इस वजह से इनको मना हो गया कि यू कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट परमिशन। प्रिविलेज क्या थे इनको, ये लोग किसी को भी ट्रेड करने का लाइसेंस दे सकते हैं, प्लस माल अदालत जो रेवेन्यू कोर्ट्स थे उनको हटा दिया और सेपरेट रेवेन्यू कोर्ट्स बने एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी के लिए, दो कोर्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक सी चीजें याद रखना, बाकी तो बहुत ज्यादा चीजें हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813, और यहाँ पर क्या होता है कि मोनोपोली कंपनी की हट जाती है, लेकिन दो चीजों में मोनोपोली रहती है कि ट्रेड विद चाइना कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लस ट्रेड इन टी, जो दो फायदे वाली चीजें, एक तो चाइना का माल प्लस चाय पत्ती में ट्रेडिंग, वो कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी की मोनोपोली नहीं है, और भी कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं, ठीक है। बाकी की जो भी फॉरेन की कंपनीज है दे कैन एंटर एंड कंडक्ट देयर बिजनेस। फिर उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आने लग गई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बोल ही रही है ना कि इंडिया जो है वो उनकी लैंड है, उनकी लैंड है जिसको हमने नहीं दी है उनको। लेकिन तो अब फिर उन्होंने सोचा कि चलो रिलीजियस तरीके से भी अपना बनाते हैं, तो रिलीजियस मिशनरीज आने लग गई, है ना, क्रिश्चियन वाली। इसी वजह से हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई, और आज जो भी क्रिश्चियंस हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो रिलीजन अडॉप्ट किया है, ठीक है। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पर्सन एज पर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग लोकल लोगों को टैक्स लगाया जाएगा। 20 साल के लिए उसको कंपनी का जो रूल है उसको बढ़ा दिया गया। और लिटरेचर देखो, पहले कंपनी सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, ट्रेड कर रही थी, फिर पॉलिटिकल में आई, है ना, तो अपनी जगह बना रही थी, रूल बना रही थी, है ना, अपने लिए मतलब एक पावर देख रही थी। उसके बाद इन्होंने फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया, दूसरी कंपनीज को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया, और साइंस और लिटरेचर के प्रमोशन में भी काम किया, क्योंकि वहां के जो ऑफिसर्स आते थे दे यूज टू रीड एंशियंट बुक्स ऑफ इंडिया, और यहाँ के कल्चर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमको इनकी एजुकेशन सिस्टम पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 1 लाख ये लोग इन्वेस्ट करने लगे लिटरेचर और साइंस पे, बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और दूसरी दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस में, और उनको लेके गए। और फिर वहां जाने के बाद क्या किया इन्होंने, इन्वेंशंस किए कुछ कुछ चीजों के, और उनकी उसके डिस्कवरर कौन बन गए, उनके डिस्कवरर यही लोग बन गए, और इंडिया को क्या बना दिया, भूखे नंगे गरीब, है ना। वीर मूवी में जैसे दिखाते हैं, यू इंडियन पीपल कीचड़ धूल मिट्टी, तो ये वाला काम इन्होंने किया, हमारी ही जानकारी लेकर वहां जाके सिविलाइज्ड बन गए। और पहले जो कंपनी का जो डिविडेंड था वो 10% था, उसको क्या कर दिया, 10.5% कर दिया। दिस वॉज चार्टर एक्ट 1813, जहां पर मोनोपोली को खत्म कर दिया था, लेकिन दो चीजों में मोनोपोली थी, और उसके पहले वाला जो एक्ट था वहां पर मोनोपोली है, वहां पर पूरी पूरी मोनोपोली है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली खत्म, पर दो चीजों की मोनोपोली है। देन वी हैव चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। अगले 20 साल बाद आया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले कौन थे, विलियम बेंटिक, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले बंगाल थे सिर्फ छोटा सा एरिया, अब इंडिया में बना दिया, तो कौन बन गए, विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, WW से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड विद चाइना एंड टी एंडेड, जो उनकी बची कुची ट्रेड मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की जो पावर्स थी लॉ बनाने की वो भी छीन ली, ठीक है। ये बेचारे बहुत अनफॉर्चुनेट थे, इनकी सारी पावर्स छीन ली, और दे कैन नाउ ओनली सजेस्ट टू गवर्नर जनरल काउंसिल, ये सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं वो गवर्नर्स, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, पर बेचारों के पास कोई पावर नहीं है। और इंडिया जो थी वो पहले ब्रिटिश पोजेशन थी, अब वो ब्रिटिश कॉलोनी हो गई, और ये जो एक्सेप्शंस थी मोनोपोली की ये हटा दी। लॉ कमीशन आई, पॉलिटी पढ़ने वाले हैं तो लॉ कमीशन आती है जो क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, कोडिफाई करती है इंडियन लॉज को, ठीक है। सर्विसेज एंड जॉब्स वगैरह ओपन कर दी इंडिया में, ठीक है। अब बिल्कुल ही ये लोग अपने घर का ही मामला समझ रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल हो गया, तो अब इंडियंस को
जॉब्स वगैरह ओपन करते हैं और स्लेव्स पे काम करते हैं। उस टाइम पे स्लेवरी वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, तो स्लेव्स की कंडीशन को सुधारने के लिए दे स्टार्टेड वर्किंग। फाइन, कंफर्म, इतनी चीजें ठीक है। उसके बाद 1853 नेक्स्ट चार्टर एक्ट, 20 साल बाद फिर से आता है, ये लास्ट चार्टर है। इसके लिए कोई टाइम नहीं बताया गया कि ये कब तक है, ठीक है। उसके पहले 20 साल का टाइम देते थे, पर इसके बाद नहीं दिया, क्योंकि कंपनी की हरकतों से कौन परेशान हो गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट इज परेशान। और वो क्या करती है, देखो इसके बाद लड़ाई भी हो जाती है, 1857 की लड़ाई हो जाती है, और कंपनी चाहती है, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कंपनी का रूल खत्म हो और सीधा कौन रूल करे? क्राउन रूल करे, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो लॉ मेंबर मेड अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ काउंसिल, लॉ मेंबर्स को मेंबर ऑफ काउंसिल बना दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ हटा दी, 24 से 18 कर दी, है ना। और उसके बाद क्या किया? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉ 6 एडिशनल मेंबर्स वर एडेड, लॉ बनाने के लिए एडिशनल मेंबर्स ये लेकर आए। और पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन काउंसिल में किसको, मतलब किसको मिला? इंडियंस को। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब नाउ इंडियंस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, पहली बार इंडियंस कैन नाउ टेक पार्ट इन द सिविल सर्विसेज। 1854 में मकाले कमेटी अपॉइंटेड, ठीक है। मकाले कमेटी किस लिए आई 1854 में? टू ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। देखो इन लोगों को, इंडियंस को इतना आगे आने दे रहे थे ना, कि रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्लेव्स के लिए काम कर रहे हैं, साइंस और लिटरेचर में काम कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज खोल दी। उसी के बाद तो इनके पास दिमाग आया, जिसको जितनी फ्रीडम दे दो उसको इतना दिमाग आया। और इन्होंने लोगों को क्या बोला कि चलो अब हम पूरी आजादी लेते हैं, 1857 की लड़ाई लड़ते हैं, भगाते हैं इनको, है ना। तो ये वाली चीजें भी हुई। ऐसा ब्रिटिशर्स सोच रहे होंगे, मैं नहीं सोचती। मैं तो ये सोचती हूँ कि क्यों हम 1857 में ही आजाद नहीं हो गए, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते अभी तक। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने कंपनी का रूल जो था उसको खत्म कर दिया, ठीक। फिर क्या होती है? महासंग्राम होता है 1857 का। तात्या टोपे और झांसी की रानी, अवध की बेगम, हजरत महल जो भी थी, और बहादुर शाह दिल्ली के, है ना, नाना कौन थे, नाना साहेब, ये सारे जो रूलर्स थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। मंगल पांडे, है ना, कितनी सारी अलग अलग जगह पर ये हुई। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम यहाँ नहीं जीत पाए। कई सारे रीजंस थे उसके, वो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस सस्पेंस रखो कि 1857 में कुछ हुआ था जिसके लिए हम आजादी लेने वाले थे, लेकिन हम लोग हार गए थे अल्टीमेटली। उसके बाद क्या होता है? ये जो मैडम है, ब्रिटिश क्राउन, है ना, रानी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं कंपनी से, और बोलती हैं कि आप तो इंडियंस को बिल्कुल ही टॉर्चर कर रहे हो, हाँ ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब आप लोग हटो, और अब डायरेक्ट रूल कौन करेंगी? ये करेंगी। और इसलिए इन्होंने इस एक्ट का नाम दिया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, कि अब मैं अच्छे से सरकार चलाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्ट आता है, ये अबॉलिश कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जितनी भी पावर्स हैं वो ट्रांसफर कर देता है ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी अबॉलिश कर देते हैं, कोई नहीं चलेगा। सीधे जैसे प्रेसिडेंट्स रूल होता है ना, पॉलिटी में पढ़ेंगे, जैसे प्रेसिडेंट्स रूल होता है, वैसे ही कुछ इन्होंने किया, क्योंकि इन लोगों की हरकतें बहुत बेकार हो रही थी कंपनी की। और जैसे हमने देखा कि 1833 में बेंटिक को बनाया इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ पे इन्होंने टाइटल चेंज कर दिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किसमें तब्दील कर दिया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। किसमें? वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। पहले वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखना, फिर विलियम बेंटिक याद रखना, और फिर लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ये कौन हुआ? फर्स्ट वाइसरॉय। ये आफ्टर द रिवोल्ट आया था, इसने न्यू अपॉइंटमेंट हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, 15 मेंबर काउंसिल, मतलब नए अपॉइंटमेंट हुए, नई काउंसिल बनी, और एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसको बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या अच्छी चीज करी? देखो इन्होंने लोगों को, जो जो लोग मांगते गए वो लोगों को देते गए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये तो 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है। यहाँ पर क्या होता है? वाइसरॉय को पावर मिल गई कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब
अपनी मर्जी से कभी भी 6 महीने के लिए कोई भी रूल को लागू कर देना बिना किसी की परमिशन के। ठीक है, वो ऑर्डिनेंस होता है। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका बैकग्राउंड यहाँ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बैकग्राउंड प्रेसिडेंट की पावर्स में मेंशन है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे अभी 1-2 दिन बाद। ठीक है, फिर उन्होंने पोर्टफोलियो रिकॉग्निशन सिस्टम दिया जो लॉर्ड कैनिंग लेकर आए। पोर्टफोलियो क्या होता है कि हम रेलवे मंत्री लाएंगे, फिर फाइनेंस मंत्री लाएंगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स। ठीक है, विच लेड फाउंडेशंस ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया। आज जो कैबिनेट गवर्नमेंट अपने पास है ना, कैबिनेट मतलब ऑल द मिनिस्टर्स हु होल्ड सम काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज, उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। बाकी हर मेंबर को नहीं बोलते अपन कैबिनेट गवर्नमेंट, नो, ओनली द मिनिस्टर्स। और इनके पास क्या होता है, पोर्टफोलियोज। फिर वाइसरॉय मस्ट नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। कैसे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। बिगनिंग ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, और इन्होंने इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया लॉ मेकिंग में, क्योंकि इनके लॉ से इंडियंस ही तो नाखुश थे। तो उन्होंने बोला चलो आपको भी शामिल कर लेते हैं, पर सुनते थोड़ी थे। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस। ये लोग राजा महाराजा अपनी ये टाइटल छोड़ नहीं रहे हैं। इसी की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 16 होता है जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। ठीक है, नहीं 16 तो वो करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है, 18th बात करता है टाइटल्स हटाने की। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है। तो उसके बाद क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें यहीं से आ रही हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। बेचारे बॉम्बे मद्रास को 1861 में पावर मिलती है दोबारा, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब पहले ये लोग सेंट्रलाइजेशन के लिए काम कर रहे थे, अब ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं कि हमको सबको पावर देनी है, सब खुश रहनी चाहिए। वरना का पता अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास हैं वो ही लड़वा दें लोगों को भड़का भड़का के कि लड़ लो तुम लोग, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक मिनट कोई छूट तो नहीं गया। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पर क्या होता है कि 1885 में कांग्रेस बन चुकी है अपनी। इंडिया वाले जो हैं वो जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं जो इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप है। और वो किसके लिए काम कर रही है, फ्रीडम के लिए काम कर रही है। और ये लोग कुछ डिमांड्स वगैरह रखते हैं कंपनी से और क्राउन से, और क्राउन उसके बाद ये इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आती है, जहां पर क्या होता है, आउटकम ऑफ कांग्रेस डिमांड्स, कांग्रेस की डिमांड के बाद ही ये चीज आती है। यहाँ पे इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये लोग अपनी काउंसिल में रखने लगे, है ना। क्योंकि कांग्रेस यही तो बोल रही कि आप हमारी मांगे भी तो सुनो, हमारा बंदा ही नहीं है तुम्हारे बीच में, तो फिर हाउ कैन यू टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स, है ना, इतना ओपनली और इतना मतलब सच्चे तरीके से। अरे तो उस वजह से क्या हुआ, ये लोग सुनते हैं और कुछ इंडियन मेंबर्स को अपनी कमेटी में ले लेते हैं। इंक्रीज नंबर एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और ये लोग क्या करते हैं, नंबर भी बढ़ा देते हैं उनका। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब भी कर सकते हैं एक 6 दिन का नोटिस देकर। मान लो कोई अगर उनको अपने राइट की बात करनी है तो ऐसा कर सकते हैं। फिर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गॉट पावर टू डिस्कस बजट एंड कैन आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। और ये जो काउंसिल्स हैं ये क्या कर सकती हैं, अब बजट पर भी डिस्कस कर सकती है और क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। मतलब थोड़ा सा आज का जो अपना गवर्नमेंट चल रही है ना, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो क्यों चल रहे हैं ऐसे, कहाँ से आया उसका बैकग्राउंड, तो वो सब यही है। टुडे वी नो, हम बजट वगैरह पे डिस्कस करते हैं हर साल, है ना, सवाल जवाब करते हैं मिनिस्टर्स से, पार्टी सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, और अगर किसी से कुछ पूछना होता है तो प्रायर नोटिस भी देना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अडॉप्टेड हैं इन्हीं एक्ट्स के थ्रू। ठीक है, देन वी हैव, अब इन्होंने इतनी ज्यादा बात सुन ली कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला जो आया, इट वाज नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। व्हाट इट इज नोन एज, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका एम क्या होता है कि देखो, अब जो कांग्रेस पार्टी थी, अब
इंडियंस की सबसे बुरी बात क्या है कि वो आपस में ही एक दूसरे के भले नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इसमें दो टीम्स बन जाती हैं, एक होती है एक्सट्रीमिस्ट, एक होती है मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट ये होते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो क्या है, वो लोग अच्छे नहीं है और हमको हमारा खुद का रूल चाहिए, तो इनको थ्रू वॉयलेंस भगा देना चाहिए देश से, ठीक है। और मॉडरेट्स ये कहते हैं, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शांत स्वभाव के हैं, ये बोलते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम सिर्फ अपनी अब डिमांड्स की बात कर लेते हैं कि हमारी सिर्फ इतनी इतनी डिमांडें आप पूरी कर दो, उसके बाद हम खुश हैं कि आप हमको रूल कर रहे हो। तो ये लोग कौन थे, मॉडरेट्स थे, ठीक है। जैसे मम्मी पापा लोग होते हैं वो थोड़ा मेच्योर डिसीजन लेते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो कैसा डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा वार्म ब्लडेड वाला डिसीजन लेते हैं कि अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो वैसा टाइप का सीन था। तो कांग्रेस की कुछ कुछ डिमांड्स हुई, कांग्रेस खुद ही आपस में बट गई 1907 में। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, और उसके बाद जो मॉडरेट्स हैं वो कुछ डिमांड्स करते हैं, है ना। तो उनको अपीज करने के लिए क्या होता है, ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आते हैं, ब्रिटिश प्रपोजल होता है, रिफॉर्म्स इन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे पहले लॉर्ड एसपी सिन्हा को ये लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में ले लेते हैं। ये मॉर्लेमेंटो क्या करता है, मॉर्लेमेंटो से याद रखना मुस्लिम्स। अब देश जो है वो हिंदू और मुस्लिम में भी बट चुका है ना। तो ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देते हैं, किसको, मुस्लिम्स को। ब्रिटिश की क्या पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। और ये जो लॉज हैं वो जो मॉडरेट्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो रिलीजन बेसिस पे हैं उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अदरवाइज जो भी प्रपोजल्स ला रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ला रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसको मॉडरेट लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, इनको ना याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीड एंड लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें थोड़ी सी स्टैटिक हैं, लेकिन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन, 3 से 4 फंस जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 वाला, उसमें उसको बोलते हैं मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर प्रोविंसेस और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर देते हैं। अभी हमको पता है कि दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग आता है, और हर स्टेट का, यूपी एमपी बिहार का, हर स्टेट का स्टेट बजट अलग इंट्रोड्यूस होता है। ये वाली चीज यहीं से आई है। फिर 2 चेम्बर्स बनाते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और प्रोविंशियल असेंबलीज भी होती हैं। डायरकी है, प्रोविंसेस में पावर है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, आज की जो स्टेट्स है ना, उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थी, और पावर वगैरह इंडियंस को अब थोड़ी थोड़ी मिल रही है। यहाँ पर क्या होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। जैसे ही उन्होंने मुस्लिम्स को बोला कि चलो ठीक है तुम लोग ले लो सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हिंदुओं में भी जो बाकी विभाजन था ना वो भी आपस में एक दूसरे के नहीं रहे। उन्होंने बोला कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अच्छा, ये तो अभी रिलीजन बेसिस पे आ रहे हैं, वो और अगले में आएंगे। तो उसमें क्या हुआ, एंग्लो इंडियंस बोले हमको भी चाहिए, सिख बोले हमको भी चाहिए, क्रिश्चियन बोले हमको भी चाहिए। तो इस तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, क्योंकि रिलीजन बेसिस पे ही हुआ था पिछला वाला भी, इसलिए एक को ही नहीं देना चाहिए कभी भी। मम्मी पापा एक बच्चे को टॉफी दे देते हैं, उनको भारी पड़ जाती है वो, क्योंकि उनको हर किसी को फिर देनी पड़ती है। एंग्लो इंडियंस कौन होगा, ऐसे इंडियंस जिनकी जो ब्रीड है वो मिक्स्ड है ना, उनके फादर या मदर में से कोई एक बिलोंग करता है ब्रिटिशर्स को और बाकी इंडियन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। हमारे पास प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है, और प्रिंसली स्टेट्स हैं जो प्रिंसेस या राजाओं के कंट्रोल में है। तो हमारे पास ऑल इंडिया फेडरेशन है। आज भी इंडिया क्या है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उस टाइम पर भी यही थी। ये 3 लिस्ट बनाते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया ना। एक होती है फेडरल लिस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स। कुछ कुछ आइटम्स लिखे होते हैं कि मान लो पुलिस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सब, ये क्या होती है, फेडरल, उसमें थे 59 आइटम्स। फिर एक दूसरी लिस्ट होती है प्रोविंशियल, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, और तीसरी होती है कंकरेंट, मतलब ये दोनों मिलकर उस पर डिसाइड करेंगे, उसमें 36 आइटम्स। आज भी हमारे पास 7th शेड्यूल में ये सारी चीजें मेंशन है,
तो इनका बैकग्राउंड यही है। ठीक, 1935 में आई थी। एक बात याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। फिर रेसिडरी पावर्स किसको मिलती हैं, वाइसरॉय को। 1858 वाला जो एक्ट होता है उसको अबॉलिश कर देते हैं, डायरकी को हटा देते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ले आते हैं और ब्रिटिश गवर्नर, द गवर्नर एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो क्या होता है, गवर्नर वगैरह जो हैं वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। अब उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस हैं, उसमें से जो 6 हैं उनके पास बाई कैमरलिज्म है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, छोटा हाउस, बड़ा हाउस ऐसे है। ठीक है, कौन कौन से हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही थी, प्रेसिडेंसीज थी। फिर बिहार, असम, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। वोटिंग कितने मिले, 14% राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इन्होंने पूरे देश को बांट दिया। पहले मुस्लिम्स को दिए, फिर एंग्लो इंडियंस को दिए, सिख को दिए, क्रिश्चियन को दिए। अब कौन आ गया, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब बनाया था, 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल और सर्विसेज बनाई, यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बनाई, प्रिवी काउंसिल इन लंदन। तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील क्या थी, प्रिवी काउंसिल लंदन में, लेकिन यहाँ पर भी एक फेडरल कोर्ट बनाया जो सुनवाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है देश आजादी वाला एक्ट 1947। देश आजाद हुआ लेकिन 2 टुकड़ों में, इंडिया को अलग आजादी मिली, पाकिस्तान को अलग। इनको 14 अगस्त को मिली, हमको 15 अगस्त को मिली। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी दोनों देशों के लिए। वॉइस रॉय का जो स्टेटस था वो अबॉलिश हो गया, क्योंकि अब तो आजादी मिल गई है, अब हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, है ना। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 3 ऑप्शन थे, इधर यू कैन ज्वाइन इंडिया, और यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम पर, जिनको ये सब होम मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट मिला था। तो जितने भी थे जो पाकिस्तान साइड में थे वो तो चलो अलग हो गए, पर इंडिया में कुछ ऐसे थे जो ज्यादा चूचापड़ कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को तो समझा बुझा के इंडिया में ज्वाइन करवा दिया, कुछ लोगों को बाई फोर्स करवा दिया, है ना, और कुछ लोगों को और झापड़ मार के या कुछ भी ऐसे करके इंडिया में शामिल करवाया। ठीक है, तो फ्रीडम मिल गई दोनों देशों को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे और लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन यही लेकर आए थे माउंटबेटन प्लान, जिसमें इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया था खुशी खुशी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम। और जिन्ना बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नर जनरल क्या थे, नॉमिनल हेड थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे, और उसके बाद हमने क्या किया, गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा दी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब है अपने पास। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन विल एक्सरसाइज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एज पार्लियामेंट काम करेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो पुरानी चल रही थी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, जो 2 हाउसेस थे वो हट जाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है उनको आप अबॉलिश कर देंगे, और जो भी फंक्शंस वगैरह हैं वो कॉमनवेल्थ अफेयर्स में चले जाएंगे। बेसिकली बात ये हुई, हमने पूरा पूरा जो था अपना पलड़ा वो झाड़ लिया ब्रिटिशर्स की तरफ से, और उनको आजाद, मतलब हम आजाद हो गए, उनको हमने इंडिया से भगा दिया। तो देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह है, इंडिया अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाती है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया, पर अभी बन नहीं पाया है, 1950 लग जाएंगे बनते बनते। ठीक है, ये चाचा नेहरू हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनती है ना। और सबसे पहले क्योंकि ये इलेक्टेड होती है, कुछ लोग देखो टोटल 385 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 292 इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, कुछ इलेक्ट होकर आते हैं और कुछ को नॉमिनेट करते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो ये पूरे मिला के 385 मेंबर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते हैं। और जैसे ही देश आजाद होता है तो ये लोग टेम्पररी पीरियड के लिए देश की पार्लियामेंट भी होते हैं, मतलब एज गवर्नमेंट भी काम करते हैं।
टिल द टाइम फ्रेश इलेक्शंस आर कंडक्टेड। ठीक है, ये एक सोवरन बॉडी होती है जिसको पावर होती है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं, किसी भी एक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने दो मेजर फंक्शंस किए, एक तो पार्लियामेंट बने कुछ टाइम के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फाइनली 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होती है, ज्यादातर प्रोविजंस हमने 1935 वाले उससे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, एक्ट से लिए, और काफी सारे हमने प्रोविजन जो हैं वो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी कर करके लिए। कई सारे सेशंस हुए और 166 डेज तक ये लोग मिले और फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा इनको और 26 नवंबर को उन्होंने कंप्लीट कर लिया। 285 मेंबर्स 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आफ्टर मेनी डेलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशंस, कुछ सेशंस वगैरह हुए और फाइनली हमने क्या किया, 2 कॉपीज बनाई और उन पे साइन किया। सेम डे ऑफ द असेंबली वाज यूनानिमसली इलेक्टेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने पहले प्रेसिडेंट बनाए और देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया 26 नवंबर 1950 को, नोन एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये तो चलो ठीक ही है, 26 नवंबर बोलना पड़ता तो अच्छा नहीं लगता, 26 जनवरी तो अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये लोग साइन वगैरह कर रहे हैं और फाइनली क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, है ना। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो वो पूछ लेना टीम के थ्रू, आई सॉल्व योर डाउट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।